हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हमारे शहर के पास ही एक बहुत ही बड़ा जंगल है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे शहर के बाद अगला शहर जो पड़ता है उसके लिए आपको तकरीबन 110 किलोमीटर जंगल के बीच में से गुजरना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा घर जंगल के इतने पास है तो ये बात तो लाजमी है कि हम जंगल में अक्सर पिकनिक के लिए जाया करते थे, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपने दोस्तों के साथ नशा करने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। लेकिन उस रात जो भी वहाँ पे हुआ वो एक ऐसी घटना थी जिस पे आप शायद ही यकीन करोगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। इस घटना को याद करके ही मेरी रूह कांप रही है। दरअसल उसी जंगल के बीच में एक लेक भी है। उस लेक पे हम अक्सर घूमने जाया करते थे, मैं और मेरे एक दोस्तों का ग्रुप। हम वहाँ पे अक्सर शराब की बोतलें छुपा देते थे दिन में, और रात में जाके वहाँ पे पार्टी किया करते थे। वो भी एक ऐसी ही रात थी जब हमारा प्लान कुछ ऐसा ही था। उस रात मेरे साथ मेरे अलावा मेरे 4 दोस्त थे, रवि, मुकुल, रिया और नेहा और मैं। दरअसल उसी दिन दोपहर के समय में रिया और मुकुल ने चुपके से कई सारी शराब की बोतलें वहाँ पे जाके छुपा आए थे, क्योंकि रात में हमारा प्लान उस जगह पे जाके पार्टी करने का था। लेकिन रात होते होते हमारे इस प्लान में थोड़ा सा बदलाव हो गया, क्योंकि मुकुल के घर पे आज कोई भी नहीं था। इसीलिए अब हम सब लोगों ने फैसला किया था कि जो पार्टी हम जंगल में करने वाले थे वो हम क्यों ना मुकुल के घर पे ही कर लें। हमें बस इतना करना था कि जंगल में जाके हमें वहाँ से वो शराब की बोतलें लेके आनी थी। यही सोच के हम सभी के सभी अपनी अपनी बाइक्स और स्कूटी पे उस जगह के लिए निकल गए। रात के शायद 9 बज रहे होंगे उस समय। जंगल के बाहर पहुंचने के बाद हमें अंदर पैदल ही जाना था, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता कोई खास नहीं था। इसीलिए जंगल के बाहर ही रिया और मुकुल वहीं पे रुक गए, और उसके बाद मैं, रवि और नेहा जंगल के अंदर की ओर जाने लगे। हम तीनों लोग उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां पे हमने वो शराब की बोतलें छुपाई थी। अभी हम चल ही रहे थे कि अचानक से रवि को शायद जमीन पे कुछ पड़ा हुआ दिखा था, और वो उस चीज को उठाने लगा। जब उसने वो चीज उठाई तो हमने देखा वो एक लोहे की चेन थी, और पता नहीं क्यों रवि को क्या पागलपंती सूझी, वो उस लोहे की चेन को अपने चारों ओर घुमा घुमा के आगे की ओर जाने लगा। तभी नेहा ने नोटिस किया कि उस चेन पे नीचे की साइड खून लगा हुआ है, और जब उसने ये बात कही तो तुरंत ही उसने झटके के साथ वो चेन दूसरी तरफ फेंक दी। इस बात को फिर भी इग्नोर करते हुए हम सभी आगे बढ़ने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों नेहा और रवि की आपस में काफी देर से लड़ाई हो रही थी। नेहा और रवि बार बार आपस में लड़ रहे थे। मुझे लगा कि शायद पिछली रात उनकी एक लड़ाई हुई थी, उसी कारण से अभी तक ठीक से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और हम सभी लोग उसी जगह की तरफ बढ़ने लगे जिस जगह पे हमने शराब की बोतलें छुपाई थी। वो जगह काफी ज्यादा ऊंची नीची थी। कहने का मतलब ये है कि वहां पे मानो कई सारे गड्ढे से थे, या फिर उनको गड्ढे कहना गलत होगा, मानो ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा नीचे का रास्ता होगा। उसके पास में ही एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर के पास में ही हमने वो शराब की बोतलें छुपाई थी। हम लोग उस जगह पे पहुंच गए। नेहा और मैं थोड़ा पीछे वहीं पे खड़े हो गए, और रवि आगे जाके बोतलों को ढूंढने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अब वहां पे बोतलें थी ही नहीं। जब उसने वहां पे बहुत ढूंढा और उसे बोतल नहीं मिली तो वो तेज तेज चिल्लाने लगा और कहने लगा, नाश हो गया, और रखो यहाँ पे बोतलें। मैं कहता था कि कहीं किसी के घर पे रख देते हैं। नहीं, मेरी बात कौन सुनता है तुम में से। लेकिन पता नहीं क्यों नेहा ने इस पे एक बहुत ही अजीब सा जवाब दिया, जिसे सुन के मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया। नेहा ने जवाब दिया
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत जगह पे आए हैं। क्या पता हमने यहाँ पे वो छुपाया ही नहीं था। उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि दोपहर में हम तीनों ही यहाँ पे आए थे उन बोतलों को छुपाने के लिए, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने वो बोतलें यहीं पे रखी थी। तो फिर ये ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। रवि अब हमारे पास आया और अपना सर पकड़ के कहने लगा, अब उन दोनों को क्या कहेंगे यार, पार्टी करनी थी अच्छी आज, पार्टी का मेन सामान ही गायब हो गया। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से पता नहीं नेहा को क्या हो गया और वो उसी पत्थर की तरफ जाने लगी। हमें लगा कि शायद वो भी अपनी आंखों से ये देखना चाहती है कि बोतल उस जगह पे नहीं है, और हम दोनों वहीं पे खड़े रहे। बट नेहा वहां पे जाके एकदम से स्टिल खड़ी हो गई, मतलब वो उस जगह पे जाके एकदम ऐसे खड़ी हो गई मानो वो बिल्कुल फ्रीज हो गई हो। ये देखने के बाद हम बहुत ही ज्यादा चौंक गए। पहले तो हमने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा, और मैंने और रवि ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन जब तक रवि उसके पास पहुंचता, पता नहीं क्या हुआ, नेहा बहुत ही अजीब तरीके से पीछे की तरफ लुढ़क गई, और पीछे वही ऊंचाई थी, ज्यादा से ज्यादा 7 फुट की गहराई थी। लेकिन जो हमें आवाज आई, उस आवाज ने हमें बिल्कुल डरा के रख दिया। जैसे ही नेहा पीछे की तरफ गिरी, अचानक से ऐसी आवाज आई मानो कई सारी हड्डियां एक साथ टूट गई हों, जैसी आवाजें हमें अक्सर फिल्मों में सुनने के लिए मिलती हैं। हम बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाए और उस पत्थर के पास जाके नीचे नेहा को देखने लगे। क्योंकि उस जगह पे कोई लाइट थी नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे अपना फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ था। नीचे नेहा का फोन उल्टा होकर पड़ा हुआ था। हम दोनों धीरे धीरे से उस जगह से नीचे उतरे, और फिर जो हमने देखा, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा नेहा जिस जगह पे गिरी है उसके नीचे कई सारे लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे, और उनमें से कई सारे टुकड़े नेहा के पूरे शरीर में घुस चुके हैं, और उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी, जैसे कि घुटने की, और उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। ये देखने के बाद 1 मिनट तक तो मानो हम दोनों उसे वहीं पे चिल्लाता हुआ देखते रहे। हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया, और इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर उसके साथ ये सब कैसे हो गया कि अचानक से रवि मेरे ऊपर चिल्लाया, हमें जल्दी से मदद लानी होगी। एक काम करते हैं, जल्दी से जा और तू उन दोनों को बुला के यहाँ पे ले आ, मैं तब तक इसका यहाँ पे ख्याल रखता हूँ। इतना सुनने के बाद मैं जोर से दौड़ते दौड़ते रिया और मुकुल के पास जाने लगा। मेरे दिमाग में अभी भी नेहा का चेहरा आ रहा था, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो शायद जिंदा भी नहीं है। लेकिन तभी मुझे अचानक से एक जोरदार उल्टी आई, और मैं उसी जगह पे बैठ के उल्टी करने लगा। उल्टी करने के बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और एक बार फिर से उन दोनों के पास जाने लगा। उन दोनों के पास जाके मैं बिल्कुल हाफ रहा था और मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, तब वो भी परेशान होने लगे और वो जोर से पूछने लगे, क्या क्या हो गया, किस लिए परेशान इतना। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने रिया से उसका फोन छीना और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने कॉल कट करी तो वो दोनों डरते डरते पूछने लगे, क्या हो गया, तो एम्बुलेंस को क्यों बुलाया है। मैंने उन्हें जल्दीबाजी में सिर्फ इतना कहा कि नेहा का एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत ज्यादा लग गई है। ये सुनने के बाद हम तीनों ही उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे और हम तीनों भागते भागते उसी जगह पे जाने लगे जहां पे ये घटना हुई थी। लेकिन वहां पे तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज हमारा इंतजार कर रही थी। जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे तो कुछ था ही नहीं। वहां पे हमें कोई भी नहीं दिखा, ना नेहा और ना ही रवि। ये देखने के बाद मैं थोड़ा चौंक गया और फिर मैंने देखा कि जमीन पे नेहा का ताजा खून अब भी लगा हुआ था, जो कि एक दिशा की ओर जा रहा था। ये देखने के बाद मुकुल और रिया बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो मुझसे कहने लगे कि तुमने किया क्या है यहाँ पे। मैंने अब उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरीके से ये सब घटना हुई है।
इस पे मुकुल ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो अब नेहा कहाँ है और रवि कहाँ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो खुद ही उसे उठा के रोड की तरफ लेके जा रहा हो, लेकिन हमें तो वो कहीं नहीं दिखा था। ये बात और हैरान कर देने वाली थी। अभी हम तीनों इसी बात पे लड़ रहे थे कि उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पलों में से एक है। अचानक से हमें किसी के चलने की आवाज आने लगी। किसी के पैर लगातार पत्तियों को कुचलते हुए हमारी ओर आ रहे थे। जब हमने उस दिशा में देखा तो हमारी डर के मारे हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। उस दिशा से एक इंसान का साया आ रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा था। जब वो साया हमारे थोड़ा नजदीक को आया तो हमने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि नेहा ही थी, जिसके पूरे शरीर में से जगह जगह से खून निकल रहा था। शायद घुटने की हड्डी उसकी अब भी टूटी हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो अब भी हमारी ओर चल के आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और मैं सच कह रहा हूँ, उसका चेहरा उस समय ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में मर चुकी है, लेकिन पता नहीं कैसे वो अब भी झेल डुल पा रही थी। और हमारे पास जिस तरीके से वो आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम तीनों के दिमाग में यही ख्याल आया था कि शायद पता नहीं वो क्या है। और जितनी देर में वो हमारे और पास आने लगी, हम तीनों ही उस जगह से बहुत जोर से भागे। हम तीनों को अब उसकी कोई फिक्र नहीं थी, हम बस उस जगह से भागना चाहते थे। हम तीनों ने भागते भागते उसकी इतनी भयानक चीख सुनी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। वो लगातार तेज तेज पता नहीं किसकी आवाज में चिल्ला रही थी। मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं थी, वो किसी आदमी की आवाज थी। पता नहीं आदमी की या किस चीज की, लेकिन वो आवाज बहुत ही ज्यादा भारी थी जिसमें वो चिल्ला रही थी उस समय। हम भागते भागते तुरंत ही अपनी बाइक्स के पास आए और फौरन हम बाइक चला के उस जगह से निकलने ही वाले थे कि अचानक से रिया चिल्लाई, रवि कहाँ गया? उसे तो ढूंढना होगा ना। रिया के ये बोलते ही हम तीनों बिल्कुल शांत हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सब वहां पे खड़े ही थे कि हमें अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी और इस आवाज को सुनते ही हमने पहचान लिया कि ये आवाज रवि की थी। हमने देखा कि रवि पीछे की साइड से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पूरा ढका हुआ था। और ये समझते हुए मैं देर नहीं लग रही थी कि उसके हाथों में ढेर सारा खून लग रहा था, लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता था कि वो खून कहाँ से आया। और वो भागते भागते हमारे पास ही आके एकदम से गिर गया। डरते डरते मुकुल ने उसको एक तरफ को लिटाया और जो हमने देखा उसे देखकर हम तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए। हमने देखा कि उसके हाथ उसके खुद ही के खून से सने हुए हैं, उसकी दोनों आंखें गायब हैं, उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले रंग के गड्ढे हैं। ये देखने के बाद हम तीनों ही इतनी जोर से चिल्लाए कि आपको मैं बता नहीं सकता। हम तीनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए थे। रवि जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, मदद करो, मदद करो, उस आवाज से मुझे बचा लो, मदद करो। हमें नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है कि इतने में ही वहां पे एम्बुलेंस पहुंच गई। जैसे जैसे हम रवि को हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पे जाने के बाद उसकी जैसे तैसे पट्टी करवाई गई। उसके बाद हमें इस घटना को पुलिस वालों को भी बताना था, क्योंकि नेहा के साथ क्या हुआ था ये हमें से किसी को भी नहीं पता था। पता नहीं कैसे, लेकिन रवि उस दिन के बाद से बिल्कुल पागल हो गया था और उसे एक हफ्ते के बाद ही पागल खाने में उसके घर वालों ने ही भेज दिया। पुलिस वालों को नेहा की लाश आज तक नहीं मिली है, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो उस दिन हुआ था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और वो किसी न किसी भयानक शक्ति के कारण हुआ था, क्योंकि उसके कई सबूत आज भी हमारे साथ ही हैं। इस घटना के बाद रिया ने तो ये शहर ही छोड़ दिया था। उसने हम में से किसी को नहीं बताया कि वो कौन से शहर में शिफ्ट हो रही है, बस वो शिफ्ट हो गई। मुकुल से भी मेरी एक ही बार मुलाकात हुई थी और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मुकुल और मेरे साथ एक जैसी ही घटनाएं अब हो रही थी। मुकुल ने बताया कि उसे रात में अक्सर डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं,
मानो कोई तेज से उसके कान में फुसफुसा रहा हो और अचानक से उसके कान में आके कोई चिल्ला पड़े। ऐसी आवाजें, और अक्सर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा हो और उसे अक्सर कई जगहों पे अजीब अजीब से साए दिखाई देने लगते हैं। सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह है कि मेरे साथ भी बिल्कुल सेम यही घटनाएं होती रहती हैं। पहले तो मेरे घर वालों को इस बात पे यकीन ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो उन्होंने एक पंडित जी को दिखवा ही दिया। पंडित जी ने इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस उन्होंने इतना कहा कि इसके ऊपर एक बुरा साया है जो कि इसके पीछे है और इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। उन्होंने हमें कुछ नियम करने के लिए बताए और एक लॉकेट मुझे दे दिया और उस लॉकेट को कभी भी ना उतारने की सलाह दी। जो नियम उन्होंने बताए थे उन्हें करने के बाद पिछले साल मई महीने के बाद से मेरे साथ ये सारी घटनाएं बंद हो गई हैं। जब मेरे साथ ये घटनाएं बंद हो गई तो मैंने मुकुल को भी उनके पास जाने के लिए कहा और उसके बाद मुकुल भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ ये जो घटनाएं घटी हैं इन्हें सुनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इन पे विश्वास किया जा सकता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये हमारे साथ हकीकत में हुआ है। और इन घटनाओं के बारे में सोचते ही मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर ने, तो आइए जानते हैं उस कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम ऐश्वर्या पॉल है और मैं त्रिपुरा अगरतला की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही भूत की कहानियाँ और इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण मैं आज भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैं अगरतला में एग्जैक्टली कहाँ पे रहती हूँ, इसीलिए अब मैं सीधा उन घटनाओं को आपको बताना शुरू करती हूँ। ये बात तब की है जब मैं 5th क्लास में थी। मेरी उस समय दो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी, एक संजना और दूसरी आरजू। हम तीनों बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। हालांकि मैं और आरजू सेम क्लास और सेम उम्र के थे, लेकिन संजना हमसे 1-2 साल बड़ी थी। हमारा टाइम बिल्कुल अच्छे से बीत रहा था कि एक दिन हमें एक बेहद ही दुखद घटना पता चली। अचानक से हमारी फ्रेंड संजना ने सुसाइड कर लिया था। बाद में हमें पता चला कि उसने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण से सुसाइड किया है, लेकिन उसकी मौत के कारण से मैं और आरजू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम तीनों का फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हमारे साथ हुई उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा डरा के रख दिया और अब हमें उसके बारे में सोचने से ही डर लगता है। दरअसल इस घटना को बीते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था कि एक दिन शाम के समय मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ पार्क में थोड़ी देर खेल लो। मैंने कहा ठीक है, और मैं आरजू को लेकर पार्क में बॉल से खेलने के लिए चली गई। हम दोनों ही वहाँ पे बॉल से कैच खेल रहे थे कि अचानक से एक बेहद ही अजीब घटना हुई। मैं बॉल को आरजू की तरफ फेंक रही थी और वो बॉल उसकी तरफ जा भी रही थी कि अचानक से मानो वो बॉल एक झटके में ऐसा लग रहा था कि उसे किसी अनजान चीज़ ने उसे दूसरी दिशा में ही धक्का दे दिया हो, और वो बॉल हम दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं गिरी बल्कि पार्क के बाहर वाली रोड पे जाके गिर गई। इस बात से हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन फिर हमें एक बार को ख्याल आया हो सकता है ये सब हवा के कारण हुआ हो, और मैं उस जगह पे बॉल को उठाने के लिए चली गई। उस वक्त हमें खेलते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया था। अगर टाइम की बात करूं तो वो तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शाम और रात के बीच का समय था जब सूरज ढल चुका होता है उस समय का, इसीलिए स्ट्रीट लाइट उस जगह पे जली हुई थी। मैं उस जगह पे गई और मैंने बॉल उठा ली। बॉल उठा के जब मैं आरजू की ओर पलटी तो मैंने देखा कि उसका चेहरा
बहुत ही ज़्यादा डरा डरा सा लग रहा है। वो मानो डर के मेरे पीछे किसी चीज़ को देख रही थी। मैंने उससे फौरन पूछा, अरे क्या हो गया बुद्धू, क्या देख रही है मेरे पीछे? उसने मुझसे बस इतना कहा, अपने पीछे देखो। ये सुन के एक बार को तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर सा लगा कि ऐसा क्या है मेरे पीछे। और जब मैंने पीछे देखा तब मेरी डर के मारे हालत ही खराब हो गई। मैंने देखा कि मेरे पीछे संजना खड़ी थी। जी हाँ, मेरे पीछे मेरी वो दोस्त संजना खड़ी थी जो कि 1 महीने पहले ही मर चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ में एक चाकू भी था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ही जोर से चिल्लाई और वहीं पे बॉल छोड़ के भागने लगी। मेरे पीछे पीछे ही आरजू भी भाग के आने लगी। हम दोनों ही भागते भागते एक दुकान पे गए। वो दुकान जिन अंकल की थी वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और उसके बाद वो हमें हमारे घर लेके चले गए। हमने घर पे जाके जब ये बात सबको बताई तो किसी ने भी हमारी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन हम दोनों को ये बात पता थी कि हमने उसे सच में देखा था। अगले दिन स्कूल में जब हमने ये बात अपने बाकी दोस्तों को बताई, हमारी बात पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए हम दोनों ही थोड़ा सा परेशान थे। फिर जैसे तैसे स्कूल का दिन भी बीत गया और हम दोनों जब घर आ रहे थे तो हमें रास्ते में संजना के घर वाले दिखे थे। हमने एक बात जो नोटिस करी वो ये थी कि उनके कपड़ों पे कुछ रेड रेड सा लग रहा था, लेकिन हमने उनसे उसके बारे में पूछना सही नहीं समझा और हम आगे बढ़ते रहे। उसी दिन शाम को 7 बजे के आसपास मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए एक दुकान पे भेजा। उस दुकान से हमारे घर की दूरी लगभग 10 मिनट की ही थी और मैं वो सामान लेने के लिए उस तरफ जाने लगी। लेकिन चलते चलते मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो, क्योंकि मुझे किसी के चलने की आवाज़ अपने पीछे से आ रही थी। मैंने फौरन पीछे पलट के देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी इंसान नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा ही वहम है और मैं आगे की ओर बढ़ने लगी। अब क्योंकि अंधेरा हो चुका था इसीलिए गलियों की स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी। और जब मैं एक लाइट के पास आई तो मैंने देखा कि मेरी परछाई के थोड़ा सा पीछे एक और परछाई है और उसके हाथ में कोई नुकीली चीज भी है। ये देखकर मैं एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मैंने झटके से पीछे देखा तो इस बार भी मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था कि अचानक से मेरे कान में मानो कोई फुसफुसाने लगा और वो आवाज और किसी की नहीं थी बल्कि मेरी दोस्त संजना की ही थी। और उसने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, मेरे साथ चलो। उसकी आवाज सुन के मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने जब मेरे कान में ये बोला तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं उसी जगह पे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पे ही थी। मेरी मम्मी मेरे पास में ही खड़ी थी और मेरे पास में ही आरजू भी खड़ी थी अपनी मम्मी के साथ। ये देखकर मैं उठी और उन्हें मैंने सारी बात बता दी। इस बार उन्हें भी लगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस घटना के बाद से एक और चीज हमारे साथ होने लगी। मुझे और आरजू को डेली रात में डरावने सपने आने लगे और हम दोनों के ही सपनों में संजना आती और हमसे सिर्फ एक ही बात कहती थी कि तुम मेरे साथ चलो। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो हम दोनों की मम्मी ने एक पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने कहा कि संजना को शायद हम दोनों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो जाने के बाद भी हमसे अलग नहीं हो पाई। उसके बाद उन पंडित जी ने मेरी मम्मी को कुछ करने के लिए बताया, वो मुझे नहीं पता, और एक ताबीज भी उन्हें दिया। मम्मी ने बाद में वो ताबीज मुझे बांध दिया और वैसा ही ताबीज आरजू को भी दिया था। और उस ताबीज को पहनने के बाद हमारे साथ ये सारी घटनाएं बंद हो गई थी। अब ना ही मुझे डरावने सपने आते थे,
और ना ही कोई ऐसे फुसफुसाने की आवाज़, और ना ही इसके बाद मेरे साथ कोई और डरावनी घटना घटी। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उन पंडित जी की मौत हो गई थी। वो मुझे नहीं पता किस कारण से। ये मेरे साथ घटी अब तक की सबसे डरावनी घटना है, और एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी।